नमस्कार दोस्तों। द पब्लिक न्यूज़ 24 की स्पेशल शो हेल्थ टॉक विथ मेट की आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर अभय से मिलने आए हुए हैं, जो एक कैंसर स्पेशलिस्ट और लंग कैंसर की बात करें तो उसे महारत हासिल है। डॉक्टर अभय किसी नाम के मोहताज नहीं है। आज दीवा पाटिल में एक अच्छे पोजीशन पर भी हैं और बहुत सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ से सफल हुआ है। आज हम उनसे जानेंगे लंग कैंसर के बारे में कि लंग कैंसर आखिर इंडिया में इतना क्यों फैल रहा है। आज इसके मरीज़ का परसेंटेज अगर मैं वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे 70% पाया जा रहा है। रीज़न होता है स्मोकिंग। तो कैसे स्मोकिंग को अवॉइड किया जाए और लंग कैंसर के ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, आज हम उनसे जानेंगे। नमस्कार सर, द पब्लिक न्यूज़ के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि लंग कैंसर जो आज अगर वर्ल्ड का रेशियो देखा जाए तो 70% इस केसेस आ रहे हैं। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा सर, इसके पीछे कारण क्या है सर? कॉमनली जो भी दिखता है लंग कैंसर का, जैसे कि कोई भी कैंसर का कॉमन कॉज रहता है टोबैको एदर स्मोकिंग करते हैं तो लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। टोबैको इन एनी फॉर्म, तो अगर चिविंग टोबैको रहेगा तो उनको ओरल कैंसर लाइक ज़बान का कैंसर होगा या चिक का कैंसर होगा या डेंटल का कुछ कैंसर होगा। वैसे ही अगर स्मोकिंग करता है कोई पर्सन तो उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। और जैसे अभी तो बहुत सारे जगह हमने बैन करने का ट्राई किया है, जैसे कि जो यंग पॉपुलेशन है उनको फिल्म इंडस्ट्री से या बाकी की जगह से उनको मिलता है कि ये स्मोक कर रहा है, हीरो स्मोक कर रहे हैं तो हम भी स्मोक करना चाहिए। तो वो हम वहाँ बहुत जगह रिस्ट्रिक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं कि स्मोकिंग या नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और बहुत जगह हमने सिगरेट पैकेट्स पे भी बहुत बार देखा है कि एडवर्टाइज कर हम ये ट्राई करने का कोशिश करते हैं कि जो भी पर्सन रहेगा स्मोकिंग ना करे। तो यहाँ पे हम बहुत जगह ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि स्मोकिंग हम प्रिवेंट करने सके। तो स्मोकिंग तो 80% 90% एक कॉमन कॉज है लंग कैंसर के रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड कॉमन कॉज दिखता है कि हम पॉल्यूशन रिलेटेड, तो इधर किसी भी तरह का पॉल्यूशन रहेगा तो उसके वजह से भी कैंसर होता है, लंग कैंसर। एंड ऑक्यूपेशनल रिलेटेड, जो क्वारी में काम करते हैं या सिलिका का एक्सपोजर होता है, एस्बेस्टोस इंडस्ट्री, ये तो इंडस्ट्री का एक्सपोजर होता है। केमिकल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको अलग टाइप का कैंसर रहता है। तो ये अलग अलग एक्सपोजर रहे वो उसके वजह से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपने बताया कि लंग कैंसर सर, आपने एक बताया कि एक तो हम क्रोनिक स्मोकर, ठीक है, एक आपने बताया जो एयर पॉल्यूशन हो गया, जो कॉलरे में रहते हैं, एक दूसरा है जो पॉल्यूशन अभी देखा जाए, जैसे हम इतने सारे फैक्ट्री लग रहे हैं, केमिकल है, मजदूर वहाँ काम करने जाते हैं, तो उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? लेकिन बहुत जगह क्या होता है, इतना ह्यूमिडिटी होता है और गर्मी इतना होता है कि कंटिन्यूस वो मास्क पहन नहीं पाते। बट उसमें कुछ कर नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट मैक्सिमम टाइम पे अगर वो वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करिए, केमिकल फैक्ट्रीज, इधर खुद से भी डस्ट रिलेटेड फैक्ट्रीज में जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर वो मास्क पहने, उनको प्रॉपर किट दिया जाए तो उसमें बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने बहुत बार देखा है जो वर्कर्स काम करते हैं वो घर पे वही कपड़ा पहन के जाते हैं, घर पे वो घर के फैमिली मेम्बर्स को भी वो एक्सपोजर होता है। मीन्स वो टिपिकल डस्ट और स्पेशली वो सिलिका है एक्सपोजर रहेगा या एस्बेस्टोस एक्सपोजर रहेगा, तो फैमिली मेम्बर्स को भी जो उनके कपड़े धोते हैं उनको भी इनडायरेक्टली वो एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये हमको कहीं प्रिवेंट करना चाहिए, स्पेशली नवी मुंबई। लाइक 10 years बैक तो तड़ोजा और वहाँ पे तो अर्ली मॉर्निंग में लाइक 5 to 6 o'clock सोना मुश्किल होता था, क्योंकि वहाँ पे इतना केमिकल और ये एक्सपोजर होता था, क्यों सफोकेटिंग होता था। मीन्स ये रात में लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जब गैस
छोड़ते हैं तो उसका कई कई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक क्रॉनिक एक्सपोजर होता है, तो उसकी वजह से भी होता है। तो ये वी हैव टू स्टॉप समवेयर, मीन्स केमिकल फैक्ट्रीज और जो भी फैक्ट्रीज है जो ये छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से जहाँ पे ये ट्रिगर होता है दैट वी हैव टू प्रिवेंट, मीन्स वो तो कहीं कहीं ब्लॉक करना पड़ेगा या सिटी के नज़दीक नहीं होना चाहिए, सिटी से दूर होना चाहिए। वैसे भी फैक्ट्री तो सर सिटी से बाहर करने का प्रोविजन ही बना, एक्ट भी है कि ये जो भी केमिकल फैक्ट्री हो या जैसे ऐसे डस्ट जहाँ से ज़्यादा निकलते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया या केमिकल फैक्ट्री हो गया जो केमिकल बनाने का, वो सिटी से दूर होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं सर कि नवी मुंबई में MIDC हो गया, वहाँ बहुत सारी केमिकल फैक्ट्री हैं जहाँ से बहुत सारे गैस पे रिसाव होते हैं, फिर तलोजा हो गया। तो ऐसे में क्या हम कैंसर को बढ़ावा नहीं दे रहे एक तरीके से? डेफिनेटली वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये क्रॉनिक एक्सपोजर होता है और पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल को समझता नहीं, लोगों को समझता नहीं उसी टाइम पे कि उनको क्या एक्सपोजर हो रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक 5 साल 6 साल 7 साल जब उनको क्रॉनिक एक्सपोजर होता है तब उनको समझता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये डेफिनेटली बेसिकली जो फ्यूम्स निकलते हैं उसमें से केमिकल का फ्यूम्स निकलते हैं, एक्सपोजर जो डस्ट निकलता है, ये डेफिनेटली ट्रिगर करता है। बिकॉज अभी उसमें क्या है, उनका फॉल्ट नहीं है, बिकॉज वो ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे उन्होंने घर खरीदा है अपनी सब जमा पूंजी लगा के, और वो जाके कहीं स्मोक नहीं कर रहे या कहीं ड्रिंक नहीं कर रहे, अभी उनको बाय डिफॉल्ट तुम उनको एक्सपोज कर रहे ऐसे चीज़ों की वजह से, और वो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सपोज करके उनको कैंसर की तरफ धकेल रहे तुम। तो ये डेफिनेटली बैन करना चाहिए और गवर्नमेंट ने एडिक्वेट प्रिकॉशन लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने उस टाइम पे अभी लाइक 1 year 2 years बैक लिख के भी दिया था गवर्नमेंट को कि तुम यहाँ ये जो एक्सपोज कर रहे हैं इंडस्ट्री रिलेटेड केमिकल और फ्यूम्स का, वो कहीं कहीं बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए, क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली सब लोगों को तुम धकेल रहे हैं कैंसर की तरफ। हाँ सर, मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, सपोज जैसे कोई पेशेंट को डायग्नोसिस कैसे होता है उससे लंग कैंसर हुआ है, क्योंकि आपके पास जब पेशेंट आते होते हैं कि स्टेज मालूम होता है कि फर्स्ट स्टेज है सेकेंड स्टेज है, लेकिन अगर एक आम पब्लिक अगर उसे लगता है कि मुझे लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या होंगे, वो कैसे आइडेंटिफाई करके डॉक्टर के पास कंसल्ट कर सकते हैं? बेसिकली कॉमन कैंसर के सिम्टम्स खांसी होता है। खांसी में मोस्ट ऑफ द टाइम मूवीज में देखा होगा कि वो खांसने के बाद ब्लड आना चालू हो जाता है, तो हीमोप्टिसिस बोलते हैं उसको। तो हीमोप्टिसिस एक कॉमन सिम्टम्स दिखता है पेशेंट्स में कैंसर के। और दूसरा कारण है हीमोप्टिसिस या ब्लड आने का खांसी में, वो तो ट्यूबरक्लोसिस है। तो ये 2 कॉमन कॉजेस है। तो एक तो क्रॉनिक खांसी अगर पेशेंट को है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीबायोटिक या सिरप लेके पेशेंट अवॉइड करता है जाने के लिए, और गएगा अगर डॉक्टर के पास जाता भी है, अगर डॉक्टर एक्सरे वगैरह करता है एडवाइस करते हो तो दे जस्ट अवॉइड। तो ये अगर तुमको अगर खांसी आ रहा है या ब्रेथलेसनेस हो रहा है और तुमको अगर ब्लड आ रहा है, कभी कभी थोड़ा स्टिकी हीमोप्टिसिस भी आ रहा है, या वेट लॉस है जो आपने इंटेंशनल वेट लॉस नहीं किया है, मीन्स आप डाइटिंग नहीं कर रहे, अनइंटेंशनल वेट लॉस बोलते हैं। तो अगर पेशेंट को अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, खांसी है और ब्लड आ रहा है, तो डेफिनेटली ये अर्ली सिम्टम्स है। तो अर्ली सिम्टम्स अगर पेशेंट के पास अगर ये सिम्टम्स है तो फर्स्ट थिंग, अगर लंग कैंसर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज गेट एक्सरे, और एक्सरे अगर नॉर्मल आता है तो आगे का स्टेजेस रहता है कि CT स्कैन करने का। अगर तुमको ब्लीड आ रहा है, खांसी में अगर ब्लड आ रहा है और तुम्हारा एक्सरे नॉर्मल है, तो अगला स्टेप CT स्कैन रहता है वो, और CT स्कैन में कुछ सस्पेक्ट लगता है कि नोड्यूल है या गांठ है तो ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं, मतलब वहाँ पे नाक में दूरबीन डाल के जहाँ पे वो गांठ है वहाँ से सैंपल निकाल के इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं कि कॉमन वेदर ट्यूबरक्लोसिस है कि कैंसर है, वो देखने के लिए। ओके सर, इसका जो टेस्ट किया जाता है टिश्यूज निकाल के, वो टेस्ट अपने इंडिया में कहाँ होता है सर? और अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो उसके टेस्ट के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ बना हुआ है?
नहीं, अभी बेसिकली अभी कैंसर स्क्रीनिंग का टेस्ट तो सब जगह होता है, सब मेजर हॉस्पिटल में, लाइक नवी मुंबई DY पाटिल है, MGM है, अपोलो है, यहाँ पे बेसिक पैथोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो रूटीन स्क्रीनिंग सब टेस्ट करते हैं। उसके का लाइक 10 साल 15 साल पहले सिर्फ कैंसर क्या है, कौन सा कैंसर है, वेदर कैंसर है कि नहीं, इतना ही समझता था। तो उसमें अभी क्या है, इतना एडवांस हो गया है कि कौन सा टाइप है, उसमें मार्कर्स आ गए हैं, EGFR वगैरह बहुत सारे मार्कर्स है। तो उसमें कौन सा कीमोथेरेपी एक्ट करेगा वो पेशेंट को, वो और कौन सा कैंसर है, बहुत सारे टाइप है। लंग कैंसर में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो वो अगर वो कौन सा टाइप का कैंसर है, वो अगर हम टिश्यू से डायग्नोस करते हैं, उसमें आगे मार्कर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री रहता है और म्यूटेशन स्टडीज रहता है, वो करके आगे हमको समझता है कि कौन सा टाइप का कैंसर है, कौन से स्टेज पे है और उसमें कौन सा कीमोथेरेपी और कौन सा मेडिसिन एक्ट होगा। तो ये डायग्नोसिस होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी पैथोलॉजी अच्छा लैब रहेगा वहाँ पे आप भेजते हैं, तो अगर उनको फर्दर स्टडीज करना होगा तो आइदर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या रहेजा हॉस्पिटल, वहाँ पे वो स्टडी होता है, आगे का स्टडी, जिसपे हमको समझता है कि कौन सा टाइप का कैंसर है और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सब पैथोलॉजी लैब कहीं भी गुड लैब मीन्स कोई भी स्टैंडर्ड पैथोलॉजी लैब के पास भेजेंगे। यूजुअली हम हिंदुजा भेजते हैं या रहेजा भेजते हैं रूटीनली। तो उसमें क्या है, एक बार उनके पास चला जाता है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी, अभी खारगर में भी है या परेल में भी है, उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इतना पेशेंट्स रहते हैं, उतना डिफिकल्ट हो जाता है उनको। तो उनके पास एक बार सैंपल जाता है तो आगे वहाँ से आगे का टेस्ट करने के लिए आगे दूसरी जगह भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार उनके पास सैंपल गया तो पूरा टेस्ट, आगे का पूरे टेस्ट हो जाएंगे। ओके। तो सर मेरा एक है कि अभी कैंसर, आज भी हम 70 सेंचुरीज में हैं, लेकिन आज भी कैंसर के नाम से अगर कोई सुनता है तो उसे डर होता है कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं, या कैंसर डायग्नोसिस अगर डॉक्टर में बोलते भी हैं कि आपको कैंसर के सिम्टम्स हैं तो अपनी फैमिली में शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि एक डर है बच पाना पॉसिबल है कि नहीं। तो सर उस जो मिथ है उसमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, और क्या कैंसर में किस स्टेज तक हम पेशेंट को सेव कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। बेसिकली अभी स्टेज 1 2 उसमें स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज 4 तक रहता है। तो यूजुअली स्टेज 1 और 2 जो स्टेजेस है वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, मीन्स यू कैन रिमूव जो भी गार्ड रहेगा, अगर वो पूरा लंग इन्वॉल्व है एक साइड का तो वो पूरा निकाल के हम पेशेंट को कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। उस टाइम पे कभी उसके एडिशनल कीमोथेरेपी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो भी कीमोथेरेपी दे सकते हैं। तो कोई भी स्टेज में हम पेशेंट को क्योर करने का ट्राई कर सकते हैं। तो अगर स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 2 में भी A है, B है, उस टाइप के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। तो ये स्टेज में तो ऑपरेट करके पूरा जो उसका गांठ है या मांस है वो पूरा निकाल के हम सेपरेट कर सकते हैं। आगे का स्टेज 3 रहेगा या 4 रहेगा तो उसमें भी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। तो उसमें सब कौन से स्टेज पे हैं और वहाँ पे हम उनको पेशेंट को क्या पैकेज दे सकते हैं, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो स्टेज 1 स्टेज 2 तो एब्सोल्युटली क्यूरेबल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत रेयरली वो रिलैप्स होने के चांसेस रहता है, मीन पेशेंट क्योर होता है फिर से रिलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें 80 to 90% बोल सकते हैं, 80% की सेकेंड स्टेज तक उसे क्योर किया जा सकता है। सेकेंड स्टेज तो हम कंप्लीटली एश्योर कर सकते हैं पेशेंट को कि क्योर होता है। स्टेज 3 भी 5 year सर्वाइवल पीरियड रहता है। मीन्स सपोज एक पेशेंट को स्टेज 3, उसमें कौन सा कैंसर है वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सब कैंसर एक जैसे बिहेव नहीं करते। लाइक नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है लंग कैंसर में और स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। ये स्मॉल सेल वाला जो जल्दी रैपिडली होता है, मतलब पेशेंट को किसी को सिम्टम्स आ जाता है विदिन 1 month 2 months पूरा स्प्रेड हो जाता है। और नॉन स्मॉल सेल वाला में बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, एडिनो, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो हम पेशेंट को एटलीस्ट डायग्नोस होने के बाद कुछ तो टाइम मिलता है वो ट्रीटमेंट मिलने के लिए। तो सब अलग अलग टाइप के कैंसर रहता है, वो टिश्यू डायग्नोसिस होने के बाद
कौन सा टाइप का कैंसर है, अब जब हमको समझेगा उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो स्टेज 1 एंड 2 इज एब्सोल्युटली क्यूरेबल मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ सर, सेकेंड मेरा जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे कैंसर में आपने बताया फर्स्ट सेकेंड स्टेज, अब सर इसमें आता है कि एक है बैकग्राउंड जिसके ऊपर पैसा है वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन जो गांव से बिलोंग करते हैं या ऐसे फैमिली जिनको डायग्नोसिस होता है, तो इसमें कितना खर्च आता है ट्रीटमेंट कराने का, और सरकार के साइड से भी क्या कुछ बेनिफिट दिया जाता है ऐसे पेशेंट को? नहीं, बेसिकली अभी बेसिक सब पेशेंट उसमें बहुत सारी योजना में बैठता है, लाइक इन DY पाटिल ऑल्सो महात्मा फुले जो ज्योतिबा योजना है, महात्मा फुले योजना में भी पूरा कीमोथेरेपी का पार्ट वगैरह बहुत, और इवन ऑपरेटिव पार्ट भी मोस्ट ऑफ द टाइम कवर हो जाता है। तो गरीब पेशेंट है मतलब ट्रीटमेंट नहीं होता है ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम वो कीमोथेरेपी के जो मेडिसिन रहते हैं वो कभी कभी कॉस्टली पड़ सकते हैं, पर ये गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी योजनाएं हैं जहाँ पे हम पेशेंट को बेसिक बेनिफिट डेफिनेटली मिल जाता है। तो लेकिन फिर भी सर अगर मैं आम बात अगर करूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली जो योजना का फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि योजना के फायदे के लिए राशन कार्ड आपका होना चाहिए, तो इसमें कॉस्ट कितना तक आता है सर? नहीं अभी ट्रीटमेंट का एक लगभग अगर मैं बात करूँ, नहीं बेसिकली अभी क्या है, कौन सा कैंसर है उस पर डिपेंड करता है, कौन सा टाइप का कैंसर है। कुछ कैंसर तो 1 ईयर 80 लाख 70 लाख तक भी जाता है, या टोटल कॉस्ट मीन्स वो ऐसा नहीं कि एक कीमोथेरेपी अभी स्टेज 3 में है या स्टेज 4 में पेशेंट है, तो उसमें कॉस्ट बहुत सारा वेरी हो जाता है कौन से स्टेज में है और उसको ट्रीटमेंट क्या लगने वाला है। सपोज एक साइड का लंग निकालने का है, तो एक साइड में ही स्प्रेड है तो पूरा लंग निकाल के उसको हम लोबेक्टॉमी बोलते हैं, तो उसका 4 to 5 लाख तक जाएगा कॉस्ट। और उसके आगे कीमोथेरेपी में कौन से ऑप्शन है, एक साइकिल का कितने साइकिल लगेंगे, एक साइकिल, सेकेंड 2 साइकिल, 4 5, उसके अकॉर्डिंगली वो वेरी हो जाता है। तो 50-60 लाख अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल ट्रीटमेंट हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। उसमें कैसा रहता है, तुम्हारा ये अगर अंदर गांठ है, वो ट्रैकिया में है, ब्रोंकस में है, तो उसको निकालने का है, वो वहाँ पूरा लंग डिसेक्ट करने का नहीं है, सिर्फ अंदर का ही पार्ट निकालने का है, तो उसमें ट्रीटमेंट ऐसा बोल नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, पेशेंट को एक बार बोल दिया कि इतना पैसा लगेगा तो एक फिक्स नहीं रहता है अमाउंट, वो कभी कभी वो फिर से रिलैप्स हो गया या स्प्रेड होगा दूसरी जगह, तुमने एक जगह निकाल दिया दूसरी जगह ऑलरेडी स्प्रेड हुआ है, वो पिकअप नहीं होता है सीटी के या पेट स्कैन पे। यूजुअली सीटी स्कैन करने का देन जब जरूरत पड़ेगा पेट स्कैन भी करना पड़ता है। तो ये एक फिक्स अमाउंट नहीं बोल सकते कि इतना अमाउंट है तुमको ट्रीटमेंट हो गया, ऐसा कैंसर के लिए बोल नहीं सकते। उसमें अलग अलग कैंसर के अलग अलग ट्रीटमेंट पार्ट है, कीमोथेरेपी अलग पार्ट है, उसमें कुछ पेशेंट को रेडियोथेरेपी लगेगा, तो कौन से स्टेज पे और क्या ट्रीटमेंट लगेगा और कितने दिन कीमोथेरेपी लेना पड़ेगा, और उसके कभी कभी कैंसर का ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, ये होता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट इंक्लूडेड रहता है। तो एक फिक्स पैकेज बोल नहीं सकते अप्रोक्सीमेटली। ओके सर, हमने आपका नाम बहुत सुना है सर। जब मैं नवी मुंबई में था तो आपके नाम से बहुत था कि सर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुली होता है। तो सर मैं आपसे जानूँ, कोई एक ऐसा इशू है जो आपके पेशेंट आया है लंग कैंसर का, और उसको देखने के बाद सर सक्सेसफुली उसका पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है, ताकि हमारे ऑडियंस के पास एक मैसेज जाए? नहीं, बेसिकली एब्सोल्युटली क्यूरेबल रहता है कैंसर। मीन्स अगर अर्ली पिकअप होता है, अर्ली डायग्नोसिस अगर होता है, तो एब्सोल्युटली 100% क्योर होने के चांसेस भी रहते हैं। बहुत सारे मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड को भी कैंसर हो गया था, उनको नाउ दे आर एब्सोल्युटली ओके, मीन्स वो वेंटिलेटर पे भी गए, उनको ऑपरेट भी हो गया, और नाउ दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो ऐसा कैंसर सर्वाइवर तो बहुत सारे लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट अर्ली डायग्नोसिस अगर पिकअप होता है, जहाँ पे अगर उनको मेटास्टेसिस बोलते हैं, अगर मेटास्टेसिस होने के पहले बहुत जगह स्प्रेड होने के पहले अगर हम पिकअप होते हैं, तो एब्सोल्युटली 100% क्यूरेबल रहता है।
तो एक लंग कैंसर के ही नहीं, ओवराइन कैंसर भी रहता है, यूटेरस का कैंसर रहता है या गैस्ट्रिक कैंसर वगैरह, तो ये एब्सोल्युटली क्यूरेबल रहता है। स्पेशली लंग कैंसर तो 90% क्योर हो सकता है अगर अर्ली स्टेज में अगर पिकअप होता है तो। अच्छा सर, ये लंग कैंसर को साइलेंट कैंसर भी बोला जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है सर? नहीं, बेसिकली कैसे है, लंग कैंसर में सिम्टम्स इतनी जल्दी नहीं आता है, तो यूजुअली खांसी रहेगा या कभी भी जोर से खांसने के बाद थोड़ा ब्लड आएगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट इग्नोर कर देते हैं। या वेट लॉस रहेगा तो रूटीनली एक्सरे कर दिया, एक्सरे में मोस्ट ऑफ द टाइम पिकअप नहीं होता है। छोटी गांठ है जिसको हम नोड्यूल्स है पेरीफेरी में है या छोटा मांस है, वो एक्सरे पे पिकअप नहीं होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएगा, वो रूटीनली वो स्क्रीन करेगा या अगर कॉफ है तो, बट एक्सरे में पिकअप नहीं होता है। तो अगर तुम एडवांस आगे का टेस्ट करोगे तो ही समझेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो सीटी स्कैन करोगे तो एक छोटा नोड्यूल्स कहीं तो भी दिखेगा, तो ये कभी कभी स्लो ग्रोइंग रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 ईयर 2 ईयर स्लो ग्रोइंग रहता है, तो इसलिए समझता नहीं पेशेंट को और उतना सिम्टम्स नहीं रहता है। कभी कभी तो स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं पेशेंट, जब उनको ब्लीडिंग ज्यादा चालू हो जाता है, सीवियर कॉफ होता है या वेट लॉस होता है, तब पेशेंट्स को समझ हमारे पास आ जाते हैं। या ऑलरेडी एक जगह है फ्लूइड जमा हो गया मेटास्टेसिस होने के बाद, मतलब स्प्रेड होने के बाद अगर फ्लूइड जमा होता है लंग्स में, तब उनको समझता है कि उनको चेस्ट पेन जब होने लगता है तब होता है। अभी रूटीनली कैसे अभी जो भी बहुत सारे कंपनी में रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं, तो वो एक एडवांटेज है उनको। तो कभी तो हमको एक रूटीन स्क्रीनिंग के टाइम पे एक्सरे पे उनको समझता है कि अरे इधर गांठ है। अभी कोविड के टाइम पे तो कोविड के लिए पेशेंट्स को स्क्रीन करते थे, मीन्स कोविड न्यूमोनिया है कि उसमें बहुत सारे लाइक 10% ऑफ द टाइम उसमें समझा हमको कि उनको पेशेंट को लंग कैंसर है, अदरवाइज पेशेंट को कुछ सिम्टम्स ही नहीं था। अच्छा सर, जैसे मैंने डॉक्टर से मेरा भी डिस्कस होता है कि टीबी के सिम्टम्स में भी खांसी होता है, सेम उसकी रिपोर्ट आते हैं। फिर एड्स की अगर बात करें तो उसमें भी आते हैं। तो सर अगर मैं उन डॉक्टर्स के लिए जानना चाहता हूँ जो भी इंटर्न्स है, वो इसको कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, उन्हें किस किस रिपोर्ट कराना चाहिए? नहीं, बेसिकली अभी टीबी का सिम्टम्स इवनिंग राइज फीवर बोलते हैं, मीन्स शाम को बुखार आता है, तो उनमें भी खांसी बुखार और ब्लड अगर आता है तो ये अर्ली स्क्रीन बेस्ट इज बेसलाइन एक्सरे। और अभी गवर्नमेंट सेटअप में सब जगह RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, जहाँ पे स्पुटम की जांच होती है। स्पुटम जांच करने के बाद इमीडिएटली समझता है टीबी है कि नहीं है। तो विद इन 2 आवर्स जीन एक्सपर्ट करके नॉर्मल टीबी है कि रेजिस्टेंट टीबी है वो भी समझता है। तो स्पुटम एग्जामिनेशन और एक्सरे इसमें पूरा समझ में आएगा वेदर पेशेंट को कैंसर टाइप का सिम्टम्स है या कुछ गार्ड वगैरह मास टाइप का है, तो इट इज वेरी इजी टू डायग्नोस। सेकंड सर, जो सबसे कॉमन आज की डेट में आपके पास भी आता होगा, क्रोनिक स्मोकर। उन्हें क्रोनिक जो स्मोकर है उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसको कैसे क्विट किया जा सकता है, ये इसके क्या समाधान हो सकता है? बेसिकली अभी जो स्मोकिंग करते हैं उनको हम स्मोकिंग सीजेशन प्रोग्राम बनाए, जिसमें उनको अलग अलग ऑप्शन दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट ट्राई करता है कि टैपर करके बंद करने का, टैपर होता नहीं। जो एक पैक ले रहा है, मतलब सपोज कुछ पेशेंट 10 सिगरेट पी रहे या 20 सिगरेट पी रहे, एक सडनली बंद नहीं कर सकते, तो वो टैपर करने का ट्राई करते हैं। वो 2 सिगरेट तक आएगा, 3 सिगरेट तक आएगा, एंड सडनली फिर वो एक जगह आने के बाद उनको लगता है कि नहीं हो रहा है, फिर वो फिर से वापस आते हैं। तो टैपरिंग होता नहीं। तो क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम में एक दिन उनको डिसाइड करने का है कि मैं कल से एक भी सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि एक तो पेशेंट को खुद डिसाइड करने का है कि उनको क्विट करने का है, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करने का। दूसरा, बहुत सारे टैबलेट फॉर्म आते हैं, लाइक चिविंग गम्स आते हैं, निकोटेक्स या निकोटिन चिविंग गम्स आते हैं, जो पेशेंट जब उनको लगता है कि उनको स्मोकिंग का अर्ज आता है बहुत बार, तो वो चिविंग गम आता है, या उनके पैच भी आते हैं, निकोटिन के पैच आता है,
तो ये पैच लगाने से या चिविंग गम मुंह में रखने से उनको जो अर्ज आती है स्मोकिंग करने का, वो बहुत बार कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस मीन्स क्विट करने का स्मोकिंग, उनको हमेशा प्रोत्साहित करने का तुम कर सकते हो। एंड ये चिविंग गम्स, बाद में पैच आते हैं, टैबलेट्स आते हैं। पैच का मतलब क्या होता है? वो निकोटिन पैच आता है, जैसे कि हम इधर स्किन पे लगा सकते हैं, तो इंट्राडर्मल उनमें थोड़ा एब्सॉर्प्शन हो जाता है, तो उससे जो स्मोकिंग का जो निकोटिन का जो उनको जो अर्ज आता है वो निकल जाता है। चिविंग गम भी आता है, निकोटिक्स वगैरह बहुत सारे कंपनी का अलग अलग चिविंग गम आता है, लोजेंस आता है, वो अगर मुंह में रखते हैं, बेसिकली स्मोकिंग जब पेशेंट करता है उनको एक डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है ब्रेन में, तो उनको अलर्टनेस हो जाता है, और वो एक बार एडिक्शन हो जाता है, उनको एक बार आदत हो जाती है उसकी। अगर वो क्विट करने का ट्राई करेंगे तो उनको बहुत सारे उसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो विड्रॉल मीन्स उनको ट्रेमर्स आएगा या रेस्टलेसनेस होगा, इरिटेबिलिटी होता है, कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है। तो ये बेसिकली ड्रॉप इन डोपामिन लेवल जो भी बॉडी में आता है, तो ये उसके लिए ये अलग अलग ऑप्शंस है। तो उससे क्या होगा, स्मोकिंग करने का वो ट्राई करेगा, तो एक बार वो निकोटिन चिविंग गम वगैरह ऑप्शन देने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर हम वो भी विड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ये छोड़ा और वो। तो मोस्ट ऑफ देम हमने देखा है कि लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं, देन टोबैको चालू करते हैं, टोबैको छोड़ते हैं, बाद में गुटखा चालू करते हैं या खैनी चालू करते हैं। तो एक फॉर्म ऑफ टोबैको से दूसरे फॉर्म ऑफ टोबैको में स्विच करते हैं, जस्ट टू अवॉइड, मीन्स क्विट करने का ट्राई करते हैं। मीन्स पेशेंट एक बार आदत होने के बाद दे ट्राई द ओन, मीन्स ऐसा नहीं है कि उनको क्विट नहीं करने का है, बट उसमें से निकल नहीं पाते। तो ये जो ऑप्शंस है बेसिकली, तो अलग अलग ऑप्शंस पेशेंट को हम ऑप्ट कर सकते हैं, मींस पेशेंट को चॉइस दे सकते हैं। सर ये ऑप्शन है, एक तो मार्केट में दिया सर, लेकिन सबके पास, जैसे आम पब्लिक से हमारे पास आते बोलते हैं कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, एक एंजाइटी होती है या एक तलब, इसको अगर आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो एक तलब होता है। तो उस तलब को कंट्रोल करने का क्या हमारे मेडिकल में ऐसा कुछ है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है? जो निकोटीन है एक हैबिचुअल बन जाता है, एक हैबिट बनता है, उसके लिए नहीं, तलब के लिए मैं वही बोला ना, लाइक चिविंग गम वगैरह यूज कर सकते हैं या पैच वगैरह यूज कर सकते हैं, लूजेंस वगैरह, ये सब तलब प्रिवेंट करने के लिए मीन्स, बट वो भी ऐसा नहीं है कि उसका आदत होना चाहिए। तो क्योंकि कोई भी फॉर्म अच्छा नहीं रहते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो तलब ग्रेजुअली बंद कर सकते हैं, मीन्स एक बार वो स्विच करके हम कहीं तो पेशेंट को, बट पेशेंट का डिसीजन इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को खुद विल पावर होना चाहिए कि बंद करने का। अभी एक मेरा एक पेशेंट था, उसका तो स्टेज 4 कैंसर था, उसको अभी कीमोथेरेपी वगैरह सब दे दिया, स्टिल वो स्मोकिंग करता है, क्योंकि बोलता है अभी तो स्टेज 4 हो गया, अभी मैं क्या करूंगा स्मोकिंग छोड़ के। तो ये पेशेंट को खुद डिसाइड करने का है कि ही हैज टू स्मोक, स्टॉप स्मोकिंग। और स्मोकिंग एक कॉमन कॉज हमने सोचा, जो दूसरा कॉमन कॉज जेनेटिक रहता है, लाइक फैमिली में किसी को कैंसर का हिस्ट्री है, कोई भी कैंसर का हिस्ट्री, तो उनमें चांसेस है कि उनको उस टाइप का कैंसर होने का। तो लंग कैंसर का हिस्ट्री रहेगा या ओवेरियन कैंसर रहेगा, तो फैमिली, हम इसलिए जेनेटिक हिस्ट्री इसलिए पूछते हैं कि वो फैमिली में किसी को हिस्ट्री है तो उनमें ज्यादा चांसेस है कैंसर होने का, तो उनको तो ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो जेनेटिक जो होते हैं, एक जैसे जेनेटिक अगर देखा जाता है कि पेरेंट्स के फादर उनको भी लिया जा सकता है, या पेरेंट्स के जो फादर है उनके साइड में, या मॉम जो डिसेंडिंग ऑर्डर में साइड में ले, उनके साइड से भी जेनेटिक, दोनों साइड से, मदर साइड फादर साइड, दोनों साइड से अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो तुमको होने के चांसेस ज्यादा है, आम पॉपुलेशन से ज्यादा। जेनेटिक तो सब, नॉट इवन कैंसर, मीन्स डायबिटीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है, ये सब जेनेटिक कुछ तो इनहेरिटेड कॉजेस रहते ही है। तो ये इवन डाइट, मीन्स फास्ट फूड डाइट, ये सब ट्रिगर करता है तुमको गए, तो ये वी हैव टू अवॉइड दिस। यस सर, अगर सपोज हमारे पब्लिक भी जानना चाहेगा कि इतने एक ऐसा इंफॉर्मेशन आपने दिया है जो आज के डेट में हर पब्लिक जानना चाहता है, फर्स्ट लिवर कैंसर क्या है और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ट्रीटमेंट कैसे, अगर कोई आपसे मिलना चाहे या आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहे तो उसके लिए क्या माध्यम है सर?
नहीं, बेसिकली अभी पेशेंट्स अगर न्यू बॉम्बे से है तो कहीं पे भी आ सकते हैं मेरे क्लिनिक पे, श्री सिद्धि क्लिनिक सेक्टर 21 में, या फिर डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में आ सकते हैं, एंड दे कैन फिक्स अपॉइंटमेंट। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि प्राइवेट पेशेंट्स ही है या चैरिटेबल, द कॉस्ट इज नॉट अ फैक्टर। मीन्स हमको चैरिटेबल चाहिए तो दे कैन एनी टाइम कम टू डीवाई पाटिल हॉस्पिटल, जहाँ पे आई एम देयर अवेलेबल राउंड द क्लॉक मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इजी, दे कैन कम एनी टाइम, मीन्स ऐसा कहीं पे भी आ सकते हैं, स्पेशली नवी मुंबई के या बाहर के भी कोई भी पेशेंट। सर वेबसाइट पर या कांटेक्ट नंबर हम अपने चैनल को दे सकते हैं जिससे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पानी ले सकते हैं? हाँ, बेसिकली मैं मोबाइल नंबर पे दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट 9769319554, ये नंबर पे दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट। तो उसके बाद अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनको जहां भी आने का है वो वहां पे डायरेक्टली आ सकते हैं। ओके सर। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेसिकली हेल्थ अवेयरनेस के लिए, पेशेंट के लिए, आम पब्लिक के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि हमने बहुत सारे रॉन्ग कंसेप्ट रहते हैं पेशेंट को हेल्थ रिलेटेड, और मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया ट्राई करता है कि वो रॉन्ग कंसेप्ट पेशेंट को वैसे ही फॉरवर्ड होते रहते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो हेल्थ केयर टॉक थ्रू आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे और हेल्थ, तो बेसिकली बहुत इंफॉर्मेटिव है, दैट इज वंडरफुल जॉब यू आर डूइंग, और ये बहुत फायदे में रहेगा पेशेंट के लिए, बहुत फायदा रहेगा इसके लिए। सर हमने रखा भी इसलिए है क्योंकि हम कांटेक्ट एक डायरेक्ट, हम जो डॉक्टर्स क्या सोचते हैं पेशेंट के बारे में और पेशेंट क्या सोचते हैं, एक रिलेशन बनाने के लिए। क्योंकि रीजन क्या है सर कि एक बीच का जो एक रास्ता है ना, किसी न किसी माध्यम से डाइवर्ट हो रहा है। लोगों को क्या मालूम होता है कि हम डॉक्टर पर कैसे जाएं। अभी आम पब्लिक जो गाँव की सोचती है बड़े हॉस्पिटल बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि चार्ज ज्यादा नहीं होता, वही चार्ज दिया जाता है जो आप जो हॉस्पिटल में कराते हैं, लेकिन राइट एक मिलना चाहिए प्रोफेसर। एग्जैक्टली। तो बेसिकली कैसे है, हर ट्रीटमेंट का कॉस्ट अलग रहता है। ये कॉस्ट का जो कंसेप्ट है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये मूवीज में रॉन्ग कंसेप्ट फैलाते हैं। जैसे तुम्हारा आमिर खान रहेगा या फिर अक्षय कुमार, क्या ये रॉन्ग कंसेप्ट फैला रहे हैं गब्बर जैसे मूवी से, कि इतना है, डॉक्टर पर्पसली इसको ऐसा कर रहा है, रॉन्ग डायग्नोसिस कर रहा है। ऐसा कोई नहीं करता है, कभी हमको ऊपर जाके जवाब देने का है भगवान को। तो ऐसा कोई करता नहीं है, उनका भी फैमिली रहता है। तो ये तुम अगर ये सब रॉन्ग कंसेप्ट, और मैक्सिमम लोगों का ऐसा है ना कि मूवीज में देखेंगे या टीवी सीरियल्स में देखेंगे, और ये अनपढ़ गंवार लोग रहते हैं जो सीरियल्स में जो एक गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, बट ये बहुत गलत, मतलब एकदम बैड कंसेप्ट और एक बैड इमेज डॉक्टर का बनाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन बोलता है डॉक्टर तो उनको लगता है कि ये कुछ तो पैसा निकालने के लिए इसमें है। अगर मैं बोलूंगा, अगर पेशेंट को कुछ सिम्टम्स है और मैं कैंसर सस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं उसको सीटी स्कैन बोलता हूं, तो उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, इतना चीज के लिए सीटी स्कैन क्यों करने की जरूरत है। तो ये जो पहले लाइक 40 साल 50 साल मेरे फादर के टाइम पे जो एक फेथ था डॉक्टर का, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो फेथ निकल जा रहा है। पहले तो ब्लाइंडली फेथ था कि डॉक्टर ने एक बार बोल दिया ये करने का मतलब करने का, तो वो अटैचमेंट होता था। तो अभी कैसा है कि तुम अगर फेथ नहीं रखते तो डॉक्टर भी ट्राई करता है कि तुम जितना जरूरत है उतना कम्युनिकेट करने का। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लीगल सेफ्टी के लिए डॉक्टर ओवर इन्वेस्टिगेट करना चालू हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो ये डायरेक्ट पेशेंट को अगर डॉक्टर पे फेथ आता है तो डॉक्टर 100% टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम एकदम जो भी फैक्ट है वो ट्राई करेगा बोलने का पेशेंट को। अच्छा, लेकिन ये ऐसा मैंने देखा है कि अभी 10 से 15 साल का जो है सर, एक डॉक्टर का रिस्पेक्ट एक भगवान माना जाता है डॉक्टर्स को, कि अगर डॉक्टर पर जाते हो तो पूरी चीज आप बताओ, या डॉक्टर या लॉयर। तो सर ये फेथ जो है बीच में 10 से 15 साल में उसकी इमेज को गिराने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे रीजन क्या लग रहा है सर? बेसिकली कैसा है, कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए। तो
इंटरटेनमेंट के लिए, बढ़ाने के लिए या कुछ मसाला बेचने के लिए ये लोग पर्पसली करते हैं। तो उसमें क्या है, मीन्स सब फील्ड में, डॉक्टर ही नहीं, तुम वो ये जो इमेज बनाते हैं दूसरे, वकील के फील्ड में भी ऐसे, पुलिस का इमेज कितना, ऐसा जरूरी नहीं कि सब पुलिस करप्ट है, तो ऐसा नहीं है। तो ये मसाला एक बार उनको लगा कि ये लोगों को अच्छा लगता है, तो वो वही मसाला अलग अलग पैकेज में बना के देते हैं। तो सब प्रोफेशन के थे, सिर्फ डॉक्टर प्रोफेशन के लिए नहीं, डॉक्टर, वकील, जज, सब में अभी तक एक प्रोफेशन भी नहीं देखा कि जिसके अगेंस्ट उन्होंने मसाला नहीं डाला है। ये सब माध्यम में से, या तो सीरियल में से या मूवीज में से, सब प्रोफेशन के लिए। तो ये जो एटीट्यूड है ना लोगों का कि ये मसाला बेचने का, तो ये कहीं तो बंद करना चाहिए। ये जो मसाला बेचने का है, एक ऐसा डायरेक्शन में जा रहा है कि आम पब्लिक को भड़काना, और आम पब्लिक उसी भड़कने में क्या हो रही है कि डॉक्टर पर जा रही है, डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है, 2 मेडिसिन दे रहा है, उसके साथ एंटीबायोटिक अगर देता है, इतने मेडिसिन क्यों दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास रीजन नहीं होता है कि एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है। अगर उसके साइड इफेक्ट नहीं रोकोगे, कंज्यूम नहीं करोगे, तो कैसे होगा? तो उसके लिए क्या बोलेंगे? बेसिकली कैसे रहता है, दो एंड है, मीन्स कुछ पेशेंट्स तो डायरेक्टली जो भी डॉक्टर बोलेगा वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक डॉक्टर का एक ग्रुप बन जाता है वो पेशेंट्स का कि ये उनके पास रेगुलरली फॉलोअप कर रहे हैं, तो पेशेंट जो डॉक्टर बोलेगा वो रेगुलरली फॉलोअप कर देते हैं। कुछ नया पेशेंट आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा, तो अभी तो गूगल पे इतने सारा इंफॉर्मेशन रहता है, तो आधा हाफ कुक नॉलेज आता है उनके पास। तो अभी कोविड रिलेटेड भी बहुत बार क्या होता है, कोविड हमने लास्ट टाइम देखा था, तो उसमें क्या है, एक पेशेंट को ट्रीटमेंट कुछ दिया नहीं तो भी पेशेंट क्योर हो जाता है, बट ऐसा बोल नहीं सकते ना, ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज पेशेंट सडनली डिटोरेट हो जाता है। तो अभी वो डिटोरेट होगा कि नहीं बोल नहीं सकते, तो सब मसाला, वेरियस मेडिसिन, एंटीबायोटिक दिया, ये सब एक साथ देने का मीन्स, अगर पेशेंट अगर 4-5 दिन के बाद सडनली डिटोरेट होता है, तो एटलीस्ट तुमने कुछ मेडिसिन दिया, ऐसा नहीं कि तुमने कुछ मेडिसिन दिया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो 5 दिन के बाद अगर पेशेंट बोलता है कि मैं आपने 5 दिन पहले दिखाया था और आपने कुछ मेडिसिन नहीं दिया और इसकी वजह से पेशेंट का कंडीशन खराब हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोल के कुछ लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से टू बी सेफर साइड ये मेडिसिन दे देते हैं। तो ये दोनों है, अगर तुम 100% अगर ट्रस्ट करते हो तो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, ही विल ट्राई हिज 100% कि तुमको बचाने का, बट एक फेथ होना चाहिए। जब ये फेथ निकल जाता है और फिर डॉक्टर भी ट्राई करेगा लीगल साइड से हमको सेफ होने का है। अगर पेशेंट एक डॉक्टर के पास दिखाता है, दूसरे दो दिन के बाद अगर दूसरे डॉक्टर को दिखाता है, तीसरे डॉक्टर का ऐसा विंडो शॉपिंग चालू करता है, तो फर्स्ट डॉक्टर भी सोचेगा कि मैं क्यों इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं उसका। तो ये फेथ जो है, जो आज से 40 साल पहले था, वो कहीं फिर से आना चाहिए। सर, हमारा माध्यम भी, चैनल का माध्यम भी है कि हम उसी फेथ को वापस से जनरेट करें। एग्जैक्टली। और आपके थ्रू एक मैसेज मैं सर दोनों के लिए चाहता हूँ, उन डॉक्टर्स के लिए भी जो कुछ गलत हरकत अगर करते हैं जिसके नाम से और डॉक्टर का नाम खराब होता है, उनके लिए एक मैसेज, और एक आम पब्लिक जो डॉक्टर को बिलीव नहीं करती है, मैसेज चाहिए। नहीं, बेसिकली अभी डॉक्टर्स, आई डोंट नो, मीन्स ऐसा बहुत कम पॉपुलेशन रहेगा डॉक्टर्स का जो कि रॉन्ग ट्रीटमेंट पर्पसली देते होगो या पैसे के लिए देता होगा। तो मैंने तो मेरे अभी तक तो मैं ऐसा देखा ही नहीं। जो भी मीन्स अभी वो अगर वो झोला छाप डॉक्टर रहेगा, जो तुम टीवी पे बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, वो एडवर्टाइज देते हैं, 1-1 घंटे का अगर एड देते हैं, तो डेफिनेटली उनका कमाई कहीं से तो हो रही है। इतना एडवर्टाइज कोई नॉर्मल डॉक्टर तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये उनको एक ध्यान रखना चाहिए कि हमको भी एक दिन खुदा के पास जाने का और उधर तुम्हारा आंसर करने का है। तो और एक मैं देखा है, जो रॉन्गली ट्रीटमेंट करते हैं उनके फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। तो ये किधर से तो तुमको बुमरांग होके आता है। ऐसा नहीं कि तुमने पैसा कमाया मतलब सब कुछ अचीव किया, ऐसा नहीं आता है। तुमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, भगवान देगा तुमको। ये आम डॉक्टर्स के लिए।
और पेशेंट को तो एक है कि अगर तुमने एक डिसाइड किया कि ये डॉक्टर है, जैसे फैमिली डॉक्टर्स होते थे पहले जमाने में, वो फैमिली डॉक्टर जो भी बोलता था ना वो ब्लाइंडली फॉलो करते थे, तो वो डॉक्टर को भी ट्रस्ट रहता था कि उसके लिए कुछ भी करने का, वो रात को 3 बजे उठ के आता था। तो पेशेंट को भी वही सोचना चाहिए कि एक डॉक्टर पे ट्रस्ट हो गया मतलब तुमको उसको 100% ट्रस्ट करने का। ऐसा नहीं है तुम उसको अगर तुम उस पर विश्वास नहीं दिखाओगे तो उसको भी सोचना पड़ता है, वो भी सोचेगा कि मैं इतना क्यों करूंगा पेशेंट के लिए। इसी तरह की मेडिकल न्यूज हम आपके सामने लेते आएंगे और सर से हम वापस कांटेक्ट करेंगे। अभी टाइम का एक प्रॉब्लम है और हमने सर का टाइम बहुत लिया है। इसी तरह की मेडिकल न्यूज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें द पब्लिक न्यूज 24। जल्द मिलेंगे आपसे। जय हिंद।